हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपिंग क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र सीरीज में मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, इन 1600 द चार्टर टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर मोनोपोली ऑफ ईस्टर्न ट्रेड फॉर 15 इयर्स वाज गिवन बाय। ऑप्शन ए है क्वीन विक्टोरिया, ऑप्शन बी है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ऑप्शन सी है जेम्स प्रिंस एंड ऑप्शन डी है ओलिवर क्राउनवेल। बहुत इजी क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए और इस क्वेश्चन को इवन आपने सभी के सभी क्वेश्चंस का पहले खुद से आंसर अटेम्प्ट करना है और लास्ट में आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर है आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। देखिए, एक दो क्वेश्चन गलत हो भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन गलत होंगे जब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो वही क्वेश्चन आपको यहीं के याद हो जाएंगे। लेकिन आपने कमेंट जरूर करना है, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हमें भी आइडिया लग पाएगा कि आप अपने एग्जाम के लिए कितने अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हैं। और उसके बाद जो भी आपके डाउट्स रह जाएंगे वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर दिया होगा। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने फर्स्ट 15 ईयर्स के लिए पहले परमिशन दिया था 1600 में, जब चार्टर एक्ट के थ्रू एक कंपनी को इंडिया में या फिर इंडिया के जो सब कॉन्टिनेंट वाला रीजन है वहां पर भेजा गया था ट्रेड करने के लिए। और 1609 में ये जो परमिशन है ये 15 साल से हटाकर, मतलब ऐसा कोई लिमिट हटाकर इसको अनलिमिटेड टाइम के लिए कर दिया गया था। मतलब आप जब तक चाहे वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और स्टार्टिंग के फेज में अगर हम देखें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज्यादा यहाँ पर दिक्कत उठानी पड़ी थी अपने आप को एस्टेब्लिश करने में, क्योंकि पुर्तगीज और डच बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। हालांकि जो संगठन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वो काफी स्ट्रांग था और इसी के दम पर आगे वो पुर्तगीज को वीक करते हैं, देन डच को वीक करते हैं और फिर फ्रेंच को वीक करते हैं और उसके बाद हमारे इंडिया को ही कब्जा लेते हैं। और ये हम काफी डिटेल में स्पेक्ट्रम सीरीज में कवर करेंगे। होपफुली फर्स्ट 2 सेशन आपने स्पेक्ट्रम सीरीज में देख लिए होंगे, जहां पर हमने पुर्तगीज और डच को काफी डिटेल में डिस्कस किया है। और जो नेक्स्ट सेशन है वहां पर हम ब्रिटिशर्स को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द बैटल ऑफ वेंडीवाश वाज फाउट बिटवीन। ऑप्शन ए है ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच, ऑप्शन बी है ब्रिटिशर्स एंड डच, ऑप्शन सी है डच एंड पोर्तुगीज एंड ऑप्शन डी है फ्रेंच एंड डच। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगेन, बैटल ऑफ वेंडीवाश में कौन सी कंपनी वीक हो जाती है? तो देखिए, यहाँ पर फ्रेंच वीक हो जाते हैं जब कर्नाटकी वार चल रहे होते हैं। थर्ड कर्नाटकी वार के बीच में ये बैटल है, बैटल ऑफ वेंडीवाश। और इसके बाद फ्रेंच बिल्कुल ही वीक हो जाते हैं। तो ये बैटल किस किस के बीच में हुई थी? ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच के बीच में। और डच और ब्रिटिशर्स के बीच में कौन सी बैटल हुई थी? बैटल ऑफ बिदारा, जो कि 1759 में लड़ी गई थी। और ये जो बैटल ऑफ वेंडीवाश है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम जब डिटेल में डिस्कस करेंगे कर्नाटकी वार से रिलेटेड, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा स्पेक्ट्रम सीरीज में। वहां पर हम कर्नाटकी वार्स को काफी डिटेल में कवर करेंगे और साथ साथ जो छुटपुट बैटल्स हुई थी इन बिटवीन वो भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको अच्छे से क्लैरिटी हो पाएगी। और जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर आप बहुत ईजिली अपने आप को, मतलब जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कर पाओगे और बिल्कुल आपको स्टेट फॉरवर्ड पता होगा कि कौन सी जो स्टेटमेंट है उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं और किस तरह से हमने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब। अब देखो, औरंगजेब के समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्टिफिकेशन कर रही थी और धीरे धीरे बंगाल वाले रीजन में अपने आप को स्टैब्लिश कर रही थी। और उसके बाद औरंगजेब ने एक्सपेल्ड कर दिया था ब्रिटिशर्स को। तो ये कौन से ब्रिटिश गवर्नर थे जिसको औरंगजेब के द्वारा एक्सपेल्ड करा गया था? एंगर, सर जॉन चाइल्ड एंड सर जॉन विलियम एंड सर निकोलस वेट। तो यहाँ पर जॉन चाइल्ड की डेथ भी हो जाती है जब औरंगजेब ने एक्सपेल्ड किया था। और औरंगजेब ने यहाँ पर एक्सपेल्ड करने के बाद सर जॉन चाइल्ड को कहा था कि आप वापस चले जाए, लेकिन इन बिटवीन सर जॉन चाइल्ड की डेथ हो जाती है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में, सर जॉन चाइल्ड द इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब। और जब यहाँ पर मुगल एम्पायर औरंगजेब हरा देते हैं और जो ब्रिटिशर ट्रूप्स होते हैं वो यहाँ पर एक तरह से हथियार अपने छोड़ देते हैं। औरंगजेब की आर्मी बहुत स्ट्रांग थी और औरंगजेब आपको बताइए मुगल इरा में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंग रहे हैं। अकबर, औरंगजेब, इवन फर्स्ट 6 जो किंग थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। औरंगजेब के बाद ही मुगल इरा वीक हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर चाइल्ड को कहा गया था कि आप वापस चले जाएं, लेकिन इंडिया में इनकी डेथ हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। अब सब्सिडरी अलायंस क्या था, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो,
ब्रिटिशर्स ने सब्सिडरी अलायंस का जो सुझाव है वो इंडियन रूलर्स पर रखा था कि आप अपने टेरिटरी में कोई अदर कंपनीज को एंटर नहीं करने दे सकते, या अगर आपकी इन केस कोई बैटल हो जाती है, लेटर सपोज की हैदराबाद की बैटल हो जाती है यहाँ पर अगर हम देखें तो मैसूर के साथ, तो मैसूर और जो हैदराबाद है, अगर मान लो कि हैदराबाद ने सब्सिडरी लाइन साइन कर रखा है, तो हैदराबाद विदाउट परमिशन ब्रिटिशर से अटैक नहीं कर सकता है मैसूर पर। तो यहाँ पर हैदराबाद के जो नवाब हैं या निजाम है उनको परमिशन लेनी होगी, और हैदराबाद की जो आर्मी है वो भी बेसिकली ब्रिटिशर्स की आर्मी होगी, और उसको पे कौन करेगा, हैदराबाद के निजाम पे करेंगे। तो सब्सिडरी लाइंस में कुछ इस तरह के यहाँ पर पॉइंट्स रखे गए थे। तो सबसे पहले सब्सिडरी लाइंस किसने साइन करा था, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, नवाब ऑफ अवध, दिलीप सिंह ऑफ पंजाब एंड निजाम ऑफ हैदराबाद। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा नवाब ऑफ अवध। और उसके बाद आपको मैंने काफी डिटेल में बताया था, मॉडर्न हिस्ट्री भी अभी हम स्पेक्ट्रम सीरीज में कवर करेंगे। टिप्पू सुल्तान ने सब्सिडरी लाइंस साइन करने से मना कर दिया था। फिर जो एंग्लो मैसूर वार्स हुए थे, जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार था, उसमें टिप्पू सुल्तान की डेथ हो जाती है 1799 में। फिर वुडियार डायनेस्टी को ब्रिटिशर्स टिप्पू सुल्तान की जगह एस्टेब्लिश करते हैं मैसूर वाले रीजन में, और उनसे फिर सब्सिडरी लाइन साइन करवाते हैं। और मराठा से भी सब्सिडरी लाइन साइन करवा लिए गए थे ट्रीटी ऑफ बेसिन के थ्रू। तो यहाँ पर सब्सिडरी लाइंस को हम काफी डिटेल में कवर करेंगे। अभी के लिए जस्ट आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि फर्स्टली किसने सब्सिडरी लाइंस को साइन करा था, नवाब ऑफ अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्पायर ग्रांटेड परमिशन टू ट्रेड फ्री ऑफ टैक्स इन द टेरिटरी ऑफ बंगाल, हैदराबाद, गुजरात टू द ब्रिटिशर्स। अच्छा चलिए, यहाँ पर मैं आपको एक हिंट देता हूँ, इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है बहादुर शाह फर्स्ट एंड ऑप्शन डी है फारूक सियार। तो यहाँ पर फारूक सियार के द्वारा परमिशन दी गई थी, और जैसे कि मैंने आपको बताया इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, तीन एरियाज जो बंगाल वाले रीजन में थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इनको बेसिकली एक तरह से ट्रेड फ्री करने की परमिशन दे दी गई थी। हैदराबाद में ट्रेड फ्री करने की परमिशन दे दी थी। कोई एनुअल टैक्स रखा जाता था कि आप 10,000 दे, और ये वाला पूरा रीजन में आप टैक्स फ्री अपना यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। गुजरात में भी यही कंडीशन रखी गई थी कि आप गुजरात में ट्रेड करें, मात्र आप 10,000 सालाना यहाँ पर देंगे और उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह की जो परमिशन होती है इसको हम कहते हैं मैग्ना कार्टा। तो ये किसने यहाँ पर साइन किया था, फारूक सियार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो वाज अपॉइंटेड डिप्टी दीवान ऑफ बंगाल बाय रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर इलाहाबाद ट्रीटी। अब देखिए, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ। जब 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, और बैटल ऑफ बक्सर किस किस के बीच में हुआ था, मीर कासिम, और मीर कासिम के साथ यहाँ पर शाह आलम सेकंड भी थे। मीर कासिम कौन थे, बंगाल के नवाब। शाह आलम सेकंड कौन थे, मुगल किंग। एंड उसके बाद सुहाज उद दौला, ये अवध के नवाब थे। होपफुली यहाँ पर मैं स्पेलिंग ठीक लिख रहा हूँ, सुहाजुद्दौला, मीर कासिम एंड शाह आलम सेकंड। इनकी बैटल हुई थी किसके साथ, हेक्टर मुनरॉय के साथ। हेक्टर मुनरॉय कौन थे, ये ब्रिटिशर्स की तरफ से लीड कर रहे थे। और हेक्टर मुनरो जैसे ही ये बैटल जीत जाते हैं, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड से वापस बुलाया जाता है। और रॉबर्ट क्लाइव 1765 में जैसे ही वापस आते हैं तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है। मीर कासिम तो यहाँ पर इस ट्रीटी में मौजूद नहीं होते। तो शाह आलम सेकंड से एक तरह से दीवानी राइट्स ले लिए जाते हैं बंगाल वाले रीजन के। अब दीवानी राइट्स क्या होते हैं, यहाँ पर आप ऐसे समझ लो कि टैक्स कौन वसूलेगा, ब्रिटिशर्स वसूलेंगे। लीगल पावर किसके पास होगी, ब्रिटिशर्स के पास होगी। और साथ साथ यहाँ पर ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम एस्टेब्लिश करा गया था, मतलब दीवानी राइट्स तो दे दिए गए थे ब्रिटिशर्स को, लेकिन जो निजामत का वर्क है, निजामत बोले तो पब्लिक वेलफेयर वर्क, ये किसको सौंप दिया गया था, जो उस समय के बंगाल के नवाब थे। अब मीर कासिम को तो नवाब पद से हटा दिया गया था, तो नेक्स्ट नवाब कौन बने थे, मीर जाफर। मीर जाफर ऑलरेडी नवाब पद में रह चुके थे, तो मीर जाफर को फिर से नवाब बनाया गया था, और दीवानी राइट्स के थ्रू निजामत के राइट्स मीर जाफर को दे दिए गए थे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, बैटल ऑफ बक्सर के बाद ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ था बंगाल वाले रीजन। तो यहाँ पर डिप्टी दीवान किसको बनाया गया था, तो आपने यहाँ पर याद रखना है मोहम्मद रजा खान को। अच्छा, दो नाम आपने यहाँ पर याद रखने हैं। मोहम्मद रजा खान जो थे, इनको बंगाल का डिप्टी दीवान बनाया गया था, और रजा सिताब रॉय को बिहार का डिप्टी दीवान बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल whose revenue administration was transferred to the East India Company for acquisition of the Nawabship of Bengal by Mir Qasim in 1760। अब देखिए 1757 में
जब सिराजुद्दौला की डेथ हो जाती है बैटल ऑफ प्लासी में, तो उसके बाद नवाब बनाया गया था मीर जाफर को। अब मीर जाफर यहाँ पर स्टार्टिंग के डेज में तो जो नवाब पद है उसको अच्छे से संभाल रहे थे, और मीर जाफर का मेन उद्देश्य भी यही था। और तभी यहाँ पर मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ एक तरह से छल कपट किया था। मतलब ये आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बैटल ऑफ प्लासी के समय में क्या हुआ था कि जो सिराजुद्दौला थे, जो नवाब थे, उनके आर्मी चीफ हुआ करते थे मीर जाफर। अब मीर जाफर ने यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया, और रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को नेक्स्ट नवाब बना दिया। अब मीर जाफर से रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर, जो भी रॉबर्ट क्लाइव को लगता था कि हम ये एरियाज को टैक्स फ्री ले सकते हैं, तो वो परमिशन ले रहे थे मीर जाफर से। एक टाइम पर आकर मीर जाफर भी परेशान हो जाते हैं ब्रिटिशर से, क्योंकि पैसा मिल नहीं रहा था, एक तरह से राइट्स भी नहीं थे एज अ नवाब के जो राइट होते हैं। तो मीर जाफर ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को इनवाइट किया था कि आप ब्रिटिशर्स को आकर हराएं। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स के बीच में बैटल हुई थी 1759 में। अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था ना, बैटल ऑफ बिदारा। तो इस बैटल में डच ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीटली सप्रेस्ड हो जाती है, और जैसे ही ब्रिटिशर्स को पता लगता है इस पूरी की पूरी बैटल में मीर जाफर का हाथ है, तो मीर जाफर को नवाब पद से हटा दिया जाता है। 1759 या 1760 में मीर कासिम को नवाब बनाया जाता है। अब मीर कासिम से भी बेसिकली मीर जाफर, जैसे मीर जाफर से काम लिया जा रहा था, ऐसे ही मीर कासिम से भी जो एरियाज होते थे वो साइन करवा लिए जाते थे, और वहां पर पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किसका होता था? ब्रिटिशर्स का होता था। तो आपने यहाँ पर याद रखना है, बुर्दवान, मिदनापुर और हुगली यहाँ पर मीर कासिम से साइन करवाया गया था। यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है कौन संभालेगा? ब्रिटिशर संभालेंगे। और एक टाइम पर आकर मीर कासिम भी परेशान हो जाते हैं, और फिर ये अपनी कैपिटल ही शिफ्ट कर लेते हैं दूसरी जगह पर। और देन यहाँ पर पटना में घटना होती है, मतलब छुटपुट वार चलते हैं मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में। 1763 में ही स्टार्ट हो जाती है टसल मीर कासिम एंड ब्रिटिशर्स के बीच में। फिर बैटल ऑफ बक्सर होता है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस करा। आपको डिटेल में समझ में आएगा जब हम स्पेक्ट्रम सीरीज में काफी डिटेल में बिल्कुल एक एक बैटल को अच्छे से समझेंगे। तो अभी के लिए जैसे आप क्वेश्चन के फॉर्मेट में समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम व्हेन एम्पायर्स इन यूरोप वेर crumbling before the might of Napoleon, which one of the following governor general kept the British flag flying high in India? अब देखिए, यूरोप में जब नेपोलियन ने ब्रिटिशर्स का ट्रेड सारी जगह से रोक दिया था, मतलब यूरोप में ब्रिटिशर्स के जो फैक्ट्रीज हैं या फिर कंपनीज हैं वो ट्रेड नहीं कर पा रही थी, तो उस समय इंडिया में गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर आपको याद रखना है वेरेन हेस्टिंग, सॉरी लॉर्ड हेस्टिंग। वेरेन हेस्टिंग ये आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दोनों ही ऑप्शन सेम है, तो लॉर्ड हेस्टिंग या वेरेन हेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द बिगनिंग ऑफ, वैसे लॉर्ड हेस्टिंग आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया फोर्टिफाइड फैक्ट्री मीन टू प्रोटेक्ट। अब देखो, ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कर रहे थे, तो फोर्टिफिकेशन क्यों करते थे, मतलब किलाबंदी क्यों करते थे? उसका क्या रीजन था यहाँ पर? ऑप्शन ए है द ट्रेडिंग प्लेस वेयर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वर्कड। ऑप्शन बी है द सेंटर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। ऑप्शन सी है द गोडाउन वेयर गुड्स वेयर स्टोर्ड फॉर शिपमेंट टू यूरोप, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पर इन ऑप्शन में से सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, द ट्रेडिंग प्लेस वेयर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वर्कड। तो एक तरह से किलाबंदी करते थे कि दूसरी कंपनी जो भी इंडिया में है, जैसे फ्रेंच है, डच है, वो अटैक ना कर दे। नेक्स्ट और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकंड। अब देखिए यहाँ पर बैटल्स दी हुई हैं, और बैटल्स कब कब हुई थी वो हमें यहाँ पर देखना है। बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? 1757 में। तो 57 एक ही है, तो यहाँ पर हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। बैटल ऑफ अंबूर, अब ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा लगाना, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर हम बहुत ही ज्यादा पढ़ते हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764 में। बैटल ऑफ वेंडिबाश कब हुआ था? 1760 में। तो अंबूर कब हुआ था? 1749 में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 4, 3, 2, 1। तो होपफुली आज के जो क्वेश्चन हमने डिस्कस करे वो आपको समझ में आए होंगे। इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा, और डिटेल में हम मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे हैं स्पेक्ट्रम सीरीज में। वहां पर जो भी आपके डाउट्स हैं वो बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगे, क्योंकि हम स्पेक्ट्रम सीरीज में काफी डिटेल अप्रोच के साथ चल रहे हैं। और क्योंकि देखिए, स्टेटमेंट वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा डिटेल अप्रोच में तो जाना ही होगा। तो चलिए स्पेक्ट्रम सीरीज में मिलेंगे और वहां पर समझेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और मैं फिर कहूंगा कि अगर आपका कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेगा। बाय बाय, टेक केयर।